मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी और जशपुर की बेहद सशक्त महिला कौशल्या साय जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कौशल्या साय जी का। मंच पर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की पत्नी हैं और न सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि समाज का बीड़ा भी उठाकर चलती हैं। इनका स्वागत करने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मैं बुलाना चाहूंगी कि वो बुके देकर पुष्पगुच्छ देकर सीएम मैडम का सम्मान करें। और कौशल्या साय जी जो एक मिसाल के रूप में आप सबके सामने हैं। गांव की हर एक महिला को गदगद होना चाहिए कि उनके पास सिर्फ तमगा मुख्यमंत्री की पत्नी का नहीं है, उनके पास तमगा ये है कि गांव की महिलाओं के लिए वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय जी से बातचीत करेंगे और मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी कीर्ति दीक्षित को मंच पर। ये चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि कितना दिलचस्प रहा है ये सफर। और ये चर्चा सिर्फ मुख्यमंत्री के बारे में ही नहीं होगी, ये चर्चा होगी जशपुर, बगिया और छत्तीसगढ़ के हर एक कोने में बैठी उस महिला के बारे में जो समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहती हैं। ये विजन देंगी कौशल्या साय जी। ओवर टू यू कीर्ति। तृप्ति, आप भी इस पैनल को ज्वाइन करिए ताकि ये जो बेहद ही खास पैनल रहने वाला है, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बातों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस पैनल के जरिए जो अभी तक आम जनता को नहीं मालूम है। बहुत स्वागत है आपका कौशल्या जी। सब जानते हैं कि आप मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, और लेकिन इससे अलग भी हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री के बारे में कि बतौर पत्नी आप उनकी हर छोटी बड़ी बात को कितना जानती हैं। तो उनके बारे में बताइएगा। उनके बारे में बताने से पहले आप अपने बारे में बताइएगा। पहले तो धन्यवाद, और हम समस्त जशपुर वासियों को सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उनका साथ इसी तरह हम सबको मिलता रहा है। और मैं अपने विषय में क्या बोलूं, जैसी आप मुझे वर्तमान में देख रहे हैं, मैं अपने बचपन से ऐसे ही हूँ। न स्वभाव कल बदला था, न स्वभाव आज बदला है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा स्वभाव इसी तरह बना रहे, चाहे उम्र आगे निकल जाए। तो ये मेरी पहचान है, मेरी खासियत है। व्यवहार ही सब कुछ है ना, जो दिल जीत ले। सही है। हाँ अच्छा, आप हमने देखा है यहाँ हम आए 2-3 दिन से, आपने अच्छा स्वागत भी किया हमारा, और हमने देखा कि आप जनदर्शन लगाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी पूरे राज्य की हो गई है, तो कुनकुरी आपके जिम्मे है। मतलब अब जिम्मे कुनकुरी कहूँ या फिर अपना विधानसभा पत्तलगांव कहूँ या फिर लोकसभा का समस्त संसदीय क्षेत्र कहूँ या फिर पूरा छत्तीसगढ़ कहूँ, मेरे तो सभी अपने हैं। जितनी जिम्मेदारी एक पुरुष की होती है एक समाज को बेहतर बनाने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा एक महिला की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक महिला जो है उसकी शुरुआत अपने घर से करती है। तो आप इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रही हैं, और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एक ढाल बन के खड़ा होना, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सर पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना वो कितनी मजबूती वाली बात होती है। इसलिए तो मैं वही कहूँगी कि बेटी होना ही गर्व की बात है। जिस घर में बेटी होती है उस पिता का सीना तो वैसे ही गर्व से ऊंचा हो ही जाता है। तो बेटी तो मायके से ही या जन्म से ही संभालते चली आती है। जब एक पिता के चेहरे पे खुशी आती है और इस तरह वो अपने ससुराल में कदम रखती है, तो बेटी तो है ही है सृजनकर्ता, रचनाकार। वो अपने कोख से एक पुरुष को पैदा करती है, तो वो तो शुरू से ही है कि वो कुछ नया करती है। पर हाँ, यहाँ पे ये कहना लाजिमी होगा कि आज पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियाँ भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, पर ये कहना सही नहीं होगा कि क्या स्त्रियाँ ज़्यादा या पुरुष ज़्यादा। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। यदि आप में क्षमता है तो एक स्त्री भी बहुत कुछ कर सकती है और एक पुरुष भी कर सकता है। और यदि करने का लगन, हुनर और वो चीज़, वो बात नहीं हो तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता और ना ही कुछ कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों की समान भागीदारीता होनी चाहिए, और समाज इसको परखने की दृष्टि से ना देखे, उसकी कार्य क्षमता पर आंकने का प्रयास करे। तो इसी तरह से दोनों, जब हम लोग को बोला जाता है कि शादी के मंडप में ही सिखाया जाता है कि पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो जब दोनों पहिए समान होंगे जभी तो समाज चलेगा, घर चलेगा, परिवार चलेगा। फिर हम इसमें पुरुष और स्त्री को आकलन क्यों करते हैं? ये सही नहीं लगता मुझे। क्षमता दोनों में है तो दोनों अच्छा है, नहीं है तो फिर कोई में नहीं है।
धन्यवाद। क्षमता तो सब में है और इसी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम होता है। आप आदिवासी समाज से आती हैं, आदिवासियों की मूल ज़रूरत को कैसे देखती आ रही हैं बचपन से? हाँ, ये सच है, आदिवासी समाज से हूँ, पर हाँ अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ। और जब मेरी बातें सुनी जाती हैं, चाहे वो दिल्ली का मंच हो या नोएडा का कॉलेज का मंच हो या फिर छत्तीसगढ़ का किसी कोने का मंच हो, मेरी बातें, मेरा शब्द, मेरा जो टोन है, उसको लोग बोलते हैं कि आप ट्रेवल से आ ही नहीं सकती, पर मुझे फक्र होता है कि मैं ट्रेवल समाज से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ। ऊपर वाले को बहुत मानती हूँ, ईश्वर का ही देन है कि मेरी वाणी ऐसी है, मेरे शब्द ऐसे हैं, मेरी पकड़ हिंदी पर अच्छी है। जब कहा जाता है कि आप अपने छत्तीसगढ़ी में बोलिए, तो उसमें भी मेरा प्रयास रहा है। अपने सादरी पर बोलिए, तो उसमें भी प्रयास रहा है। और मुझे लगता है कि सामने वाला यदि मेरी बात मेरी मुस्कुराहट से समझ जाता है तो फिर किसी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हाँ, मैं आदिवासी समाज के लिए बोलना चाहूँगी कि हम लोग को पहले ये था कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था बेटियों को, पर ये था कि अब हमारी बेटियां आगे आ रही हैं। और जैसे मैंने अपने जीवन के लिए आपने पूछा था फर्स्ट में कि, तो मुझे ये था कि मेरे बाबूजी ने कहा कि चलो अक्षर ज्ञान हो गया, चिट्ठी पढ़ना आ गया, तो अब अच्छा घर वर मिले तो शादी कर दें। तो इसी तरीके से हमने 19 साल में हमारा ब्याह भी हो गया और इतने बड़े परिवार की हम बहू भी बन गई। और इस तरीके से अब जब मुझे थोड़ा बुद्धि आया, ज्ञान आया उस शादी के माहौल से निकल करके और साया जी से ब्याह करके, तो हाँ अब मैं साया जी के साथ राजनीति के क्षेत्र में हूँ, सामाजिक महिला रही हूँ, तो समाज भी देखती हूँ। राजनीति के साथ साथ समाज और इन दोनों के ऊपर है धर्म, तो धर्म का मंच भी बखूबी संभालती हूँ। तो इस तरीके से आज हमारा आदिवासी समाज बहुत आगे है। और अब जब हमें सुनहरा मौका मिला है तो बिल्कुल हम इस मंच से कहना चाहेंगे कि हम अपने आदिवासी समाज को बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास जरूर करेंगे। जो भी कमी रह गई है या मैंने अपने जीवन में यदि कुछ कमी पाया है तो उसको मैं अपने सामने वालों को देने में कमी नहीं करूंगी। और इस तरीके से मैं अपने समाज का नाम ऊपर लेकर जाऊंगी और साया जी का जो काम है उसे मैं संभालते हुए आप सबके साथ आगे इसी तरह बढ़ती रहना चाहूँगी। तो ये मेरा परिचय। व्यक्ति अपने आप से सीखता है कि उसके आसपास के इलाकों में या उसके अपने लोगों में वो कौन सी कमियां हैं जो रह गई हैं और उसे किस तरह से बेहतर बनाना है। अगर मैं जीवन में बदलाव को लेकर के बात करूं, कुछ महीने पहले जब मुख्यमंत्री के तौर पर नाम सामने नहीं आया था, तब से लेकर के और अब के जीवन में कितना अंतर देखती हैं, कितना बदलाव देखती हैं और कैसे लोग आपसे उतना ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, कितने मोटिवेट हो रहे हैं, आपसे प्रोत्साहित हो रहे हैं? जब मुख्यमंत्री का पद नहीं था तो उसके बावजूद उस समय साया जी पद पर थी और हमारी जनता साया जी तक पहुंचती रही है। और कहीं ना कहीं जब साया जी नहीं होते थे अपने कार्यक्रम के दौरान उस मंच पर, तो हमें फ़ोन करके पूछते थे कि यदि आपका समय खाली हो, कहीं आपका कार्यक्रम नहीं है, तो मेरा वहाँ कार्यक्रम था, क्या आप वहाँ जाना चाहोगी, और यदि नहीं भी है तो भी आपको जाना चाहिए, वो बहुत अच्छा मंच है और मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो जब मैं उनके बीच में गई तो मैंने उनको करीब से देखा है। ज़रूरतें तो हम तब भी पूरा करते थे और हम अभी कर रहे हैं। हमारे जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे और जो भी मेरे पास आवेदन आते थे मैं यहाँ से उनको रायपुर भेजती थी, परिचय तो था ही, पर वो बहुत अच्छे से हमारा आवेदन को ध्यान में रखते थे और कहते थे अरे भाभी जी क्या है तो इसको ज़रूर करना है करके। तो इस तरीके से हमारा काम तो पहले भी होता रहा है और अब तो होना ही है। लोगों के बीच में गई हूँ मैं और सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि हमारी जनता थोड़ी जागरूक हो जाए तो मुझे लगता है कि हमें काम करने में सहजता होगी। उनकी जो ज़रूरतें हैं मैंने उनको करीब से देखा है। उनके घर में अब भी जब हमारी रमन सरकार ने चावल उपलब्ध कराया, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में देना शुरू करा, बीच में थोड़ा सा लंबा गैप हो गया, अब हमारे मोदी जी देना शुरू कर दिए हैं। उसके बावजूद भी वो ज़रूरतें, वो योजनाएं उनके आंगन तक नहीं पहुंची है। तो जब मैंने वहां तक गया, हम पहुंचे हैं एक एक व्यक्ति तक, तो ये मालूम चला है कि वो स्वयं घर से बाहर आना नहीं चाह रही हैं। अगर वो घर से बाहर आते हैं, पंचायत स्तर तक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो जागरूक हो जाएं, अपने
योजनाओं को पाने में, तो मुझे नहीं लगता है कि पीछे रहेंगे। हाँ, कहीं कहीं उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है, पर यदि मैं बैठी हूँ तो अगर मुझे लगता है कि मेरे तक यदि पहुँचें या मेरे जैसे मेरे कार्यकर्ता हो जाएं तो जनता को जगाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा और वो हमारा काम होने लगेगा। यही क्षमता है जिसकी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कौशल्या जी, यही क्षमता है। अच्छा, आज हम आपके आंगन में हैं आज, और प्रभु राम की माता का नाम भी कौशल्या है, और मैं तो ये कहूँगी कि विष्णु की कौशल्या या विष्णु की लक्ष्मी, क्योंकि घर में लक्ष्मी स्वरूप आप आई हैं। और मैंने ये आप जैसा कि बताई हैं कि घर में आप सबसे छोटी, यहाँ बड़ी बहू, तो एक महिला का जीवन ऐसे कैसे परिवर्तित होता है, ये ज़रूर साझा करिएगा। फिर समाज से जुड़ जाना और लोगों से जुड़ जाना कैसे हुआ ये? बहुत सहज है, बहुत कठिन भी है, दोनों चीज़ें हैं। यदि आप में सहन शक्ति है, मैंने ये साहब जी से सीखा है कि कुछ भी हो जाए वो शांत रहते हैं, उसके विपरीत मैं हूँ, मैं शांत नहीं रहती। अगर मुझे लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कह रहा है, चाहे वो परिवार में कोई भी हो सकता है, परिवार में माता जी, देवरानी, जेठानी, देवर, ननद, गांव बस्ती से कोई भी हो सकता है, पर कभी लगता था कि मुझे इन्होंने कुछ, मैंने वो कर्म नहीं करा और उसके लिए सामने वाला बोल रहा है तो मैं टोक देती हूँ, क्योंकि इसके लिए एक तो मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ, अनुशासन पैदाइशी देखा है। तो बाबूजी ने ही कहा था कि अगर गलत है तो तुरंत टोक दो और उन्हें रोक दो ताकि वो आगे न बढ़ पाए। यदि उन्होंने अच्छा किया है तो शाबाशी देने में भी पीछे मत रहो। तो ये चीज़, दोनों बातें मैंने अनुसरण में रखा और उसको लेकर मैं चल रही हूँ। इस तरीके से हमारा परिवार बगिया का साहब परिवार 4 भाइयों का है जो एक साथ बंधा हुआ है। आपको घर यहाँ पे अलग अलग जरूर दिख रहा होगा, पर हमारी रसोई एक जगह भोजन बनाने के लिए व्यवस्था की गया है। ऐसा नहीं है कि हम घर इधर इधर है तो 2 चूल्हे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चूल्हे भी अलग अलग दिख रहे हैं, पर हमारे तरफ का जो चूल्हा है वो समस्त जनताओं के लिए है, और कोई बेटाइम जो आ जाते हैं हमारे मेहमान, उनके भोजन के लिए है, क्योंकि हम फिर इधर वाले को परेशान नहीं करते। हम अपने चूल्हे से उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं या नाश्ते का प्रबंध करा देते हैं। लेकिन जो हमारी जो रसोई है वो एक जगह बनता है। तो इस तरीके से हाँ, हमने वो प्रयास करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सहन शक्ति रखो, चुप रहो, कहीं कहीं पे कभी कभी चुप रहने से भी रिश्ते बच जाते हैं। कौशल्या जी, जिस तरह का आपने कहा कि कभी भी अपने आसपास कुछ गलत देखो तो वहीं पर टोक दो, ये एक बहुत साहसी महिला होने के नाते ही ये एक दूसरी महिला सलाह दे सकती है, वरना आमतौर पर यही सलाह दी जाती है कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो आप वहां से बचकर निकल जाएं। जो आज की महिलाएं, जो आज की बेटियां आपको देख रही होंगी, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा कि अगर गलत लगता है तो वहीं टोको। वर्तमान की बात बताओ, चुनाव क्षेत्र की बात है, ज़्यादा दिवस नहीं हुआ है, और सोचिए कि मैं वो रिस्क लेने वाली महिला हूँ, जबकि बोला यह जाता है कि अरे वोट लेना है तो कुछ कुछ को सुन लेना चाहिए, बोला जाता है कि नहीं। और यहाँ पे सोचिए कि एक विधानसभा की बात थी और एक जन मानस को ध्यान में रख के चलना था। हमारा कार्यक्रम था, जगह का नहीं बोलूँगी, पर हमारा कार्यक्रम था बहुत आगे, हमको वहाँ तक जाना था और हम लेट हो रहे थे। तो हमें निकलना जब होता था तो हम सन्नाटे से भागते थे और अपने निहित जगह पे पहुंचते थे। तो इसी कड़ी में जाते जाते एक दिवस ऐसा हुआ कि एक जगह हमारा कार्यक्रम था, महिलाओं का एक गोष्ठी लेना था, उनके साथ चर्चा करनी थी, और हमारे साथ एक दीदी जी थी। उन्होंने पहले पूरा घोषणा पत्र के विषय में बताया, साहब जी के नेचर पे बताया, और उसके बाद वो बैठी, और उसके बाद में वहाँ का एक बंदा खड़ा हो गया और सीधा बोलता है कि आप जब यहाँ से गुजरते हैं, आप या साई जी, तो गाड़ी के शीशे नीचे कर लेना चाहिए, लोगों को हाथ हिलाते हुए प्रणाम करते हुए जाना चाहिए, और फ़ोन जब करते हैं तो फ़ोन उठाना चाहिए, फ़ोन नहीं उठा पाए तो रिप्लाई करनी चाहिए। मुझे बुरा लगा, और वो चुनाव क्षेत्र का बात था जब हम वोट मांगने के लिए निकले थे। मैं आपको इस मंच से कह रही हूँ, और शायद वो सुन भी रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी बातें हो रही है। मेरे लिए बोला नहीं गया था कि अब दीदी जी का सुनेंगे, उन्हें खड़े होना है। मैं खड़ी हो गई, अपने स्वभाव के अनुसार मैं खड़ी हो गई, बिना ये सोचे। मेरे पीछे मेरा बेटा बैठा था और मैंने कहा कि आप शांत रहिए, मुझे बोलना है। फिर वो बैठा, मैंने बोलना शुरू करा
कि आप जो नाम लेकर के बोल रहे हैं तीनों चारों नेताओं को, मैं नहीं जानती किसी नेता को, मैं सिर्फ साय जी को जानती हूँ और कौशल्या साय को जानती हूँ। हमारा नंबर बंद नहीं होता है। आपने अगर आज फ़ोन किया, किसी व्यस्तता की वजह से हम दोनों नहीं उठा पाए हैं, तो 1 दिवस के बाद 2 दिवस के बाद हम जरूर रिप्लाई करते हैं। और यदि मैं वर्तमान में अपनी बात कहूँ तो गाड़ी में बैठते के साथ मैं मिस कॉल अटेंड करती हूँ, ताकि घर पहुंचते तक, मेरी बेटी ने कह के भेजा है कि घर पहुंचते तक माँ तेरे मोबाइल में एक भी लाल वाला नंबर नहीं होना चाहिए। वो मैं कर रही हूँ। मैंने बोला, मैं बोली कि जो आप ये कह रहे हो, आप ये कार्यक्रम के बाद खड़े होके साइड में बुला के भी कह सकते थे। आप इसको भरी सभा में कह रहे हैं और मेरे पति का नाम लेकर बोल रहे हैं, जो मुझे मंजूर नहीं है। मैं सुन नहीं सकती। आपने ये गलत बोला। तो उन्होंने इशारा किया सामने को कि भाभी जी इधर से आवाज़ आती है, शिकायत इधर से आती है। तो मैंने कहा था वो तो अच्छी बात है। हाँ। कोई बात नहीं कि सामने वाले को पता तो चल जाए। अगर इनका है समस्या तो समाधान हम यहीं पे कर दें। हाँ। मैं बोली मेरी बहनों, मेरी माताओं, साहब का नाम आया इसलिए मुझे बुरा लगा, आप नाराज मत होइएगा। हाँ। पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले चुनाव का क्षेत्र है, ये डायलॉग भी होना चाहिए, ये डायलॉग होना भी चाहिए। अच्छा, इससे परे मैं बात करूंगी महिला की। आप बड़ी प्रखरता से बोलती हैं, तो आदिवासी महिलाएं कैसे आगे बढ़ें रोजगार में, राजनीति के क्षेत्र में भी, गांव के विकास के लिए, इसके लिए क्या सोचती हैं आप? इसके लिए वही है कि उनको अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था यदि दी जाए, और शिक्षा व्यवस्था के साथ में मुझे लगता है कि थोड़ा कभी जैसे अभी हम निकल रहे हैं और हम जैसे बोलते हैं, आपने बोला कि आप बोलती हैं, तो मैं जैसे बोलती हूँ कि हमारे लिए जीवन के लिए क्या सही है, हम स्त्रियों के लिए क्या सही होना चाहिए। तो वो बच्चे, वो महिलाएं, वहाँ तक कि दादियाँ भी बहुत अच्छे से सुन रही हैं। तो अगर इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, आजकल ग्रामीण तबके में क्या होता है, अगर छुट्टी नहीं भी है, माता पिता किसी काम में व्यस्त हैं तो बोल देते कि बेटी आज स्कूल मत जा, छेरी चराने जा, बकरी चराने जा, गाय बैल चराने जा। तो उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि 1 दिवस के लिए आप चारा डाल दो, पर बेटी का स्कूल बंद मत करो। हमारे बंदरजो में एक शासकीय स्कूल है जो मुझे लगता है जसपुर जिला में बहुत अच्छी कंडीशन में है। हम लोग वहाँ एक प्रैक्टिकल भी किए। अभी तो 5 साल दूसरा शासन था तो हम तो उसमें गए नहीं, लेकिन उससे पहले हमारे को प्रैक्टिकल किए बच्चों के साथ में कि पेरेंट्स मीटिंग करवाते थे सर, तो उसमें पेरेंट्स आते नहीं थे। तो वहाँ पे हमने ये करा कि बच्चों को सर ने ये सिखाया कि आप बहुत हड़बड़ी में घर से निकलना, जानबूझ के बस्ते छोड़ देना या कुछ ऐसा चीज़ छोड़ देना और स्कूल आ जाना, और हम इधर से फिर घर भेजेंगे, किसी को फ़ोन करेंगे किसी को कि बच्चा छोड़ के आया है, आप स्कूल लेके आ जाओ जल्दी से। तो उसके पेरेंट्स उस सामान को लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से प्रयास करा, और स्कूल में उस बच्चे ने क्या किया, क्या सीखा, माँ बाप को बैठा के हमने दिखलाया, सर ने दिखलाया। तो इस तरीके से सर को, मैडम ने जो दिखलाया, माता पिता को पता चला कि हाँ हम गलत थे, हम अपने बच्चों को घर में रोक के गाय बकरी चराने के लिए बोल रहे तो ये गलत था, उन्होंने इसको सीखा। तो इस तरीके से हम लोग शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं कि बच्चे को माता पिता स्कूल तक भेजें। अच्छा, आपने कभी चुनाव लड़ा है और अगर कभी सोचा है ऐसा कि जिस तरह से आप मुखर हैं, जिस तरह की आप वक्ता हैं, इस तरह की महिलाओं को बहुत ज़रूरी होता है कि वो राजनीति में आगे आएं, उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा ज़रूर बने कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं, अगर हम आदिवासी इलाकों की बात कर लेते हैं या फिर इससे बाहर निकल के भी बात करते हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं खुद को एक कमरे में बंद रखती हैं, अपनी जो भी उनके अंदर खूबियां हैं उनको भी दबा के रखती हैं, तो क्या आप सोचती हैं कि आप भी एक फुल फ्लेज राजनीति में आए तो कितना ज़्यादा फायदा होगा, और क्या इसका थॉट है आपके लिए? क्योंकि 33% भी आ रहा है। मोदी जी को धन्यवाद। पर मैं बोलना इसमें चाहूँगी कि अगर मेरे लिए है राजनीति तो मुझे अब नहीं, अब मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि मैं बिना पद के बहुत आगे हूँ। तो मेरी जनता मुझे जानती है कि पद लिए बिना भी वो हमारा काम कर देगी। और आरक्षण की बात है तो आरक्षण तो मोदी जी ने दिया है, पर मैं अपनी बहनों से कई मंचों पर बोली हूँ कि आरक्षण तो मोदी ने दे दिया, पर घर के अंदर जो मोदी बैठे हैं, क्या उन्होंने आपको आरक्षण दिया है? घर के अंदर जो मोदी हैं उसमें पति, पिता, भाई, बेटा,
क्या इन्होंने आरक्षण दिया? अगर ये बोलते हैं कि हाँ तू काबिल है, तू सक्षम है, तू जाके चुनाव लड़ सकती है, तू जनता की सेवा कर सकती है, अगर वो परमिशन दे देना फिर ये असली आरक्षण होगा और तब जाके हम फ्री में काम कर पाएंगी। नहीं तो सच है बिना परमिशन के हम घर के बाहर कदम तो रख लेती हैं, लेकिन घर आने के बाद एक तनाव को हम झेलती हैं। ये भी सच है। बहुत सारी माताएं सुन रही हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बातें वो स्वीकार कर रहे हैं। हमारे लिए, हम स्त्रियों के लिए सहजता से काम करना आज भी मुश्किल है और कठिन है। बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां जो है वो महिलाओं के जीवन में आती हैं और जिस तरह से कौशल्या जी ने कहा कि भले ही महिलाएं घर से बाहर निकल के काम कर ले, लेकिन जब घर लौटती हैं तो एक डर, एक संकोच जरूर मन में रह जाता है कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे, कहीं कोई कुछ टोक ना दे हमें। कौशल्या जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। आपने कहा कि जहां पर भी मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंच पाते थे वहां पर वो कहते थे कि आप चली जाएं। अगर मैं घर के माहौल को लेकर के बात करूं तो जब सब एक साथ बैठते होंगे, आप बैठती होंगी, मुख्यमंत्री जी बैठते होंगे, आपके बच्चे बैठते होंगे, खाने की टेबल के तौर पर ही बात कर लेते हैं, तो वहां पर फिर चर्चा का विषय क्या होता है? क्या राजनीति को लेकर के चर्चाएं होती हैं कि आज के दिन को क्या काम रहा, कल क्या कदम करेंगे, या फिर कुछ और चर्चा होती है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा पूछा और इसको बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। बहुत सारे कामकाजी परिवार हैं जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हैं और राजनीति परिवार भी है। तो बहुत अच्छा है हमारा परिवार कि हम साई जी के साथ या साई जी हमारे साथ घर के अंदर कदम रखते ही हम घर की बातें करते हैं, बच्चों की बातें करते हैं, राजनीति या व्यवसाय की बात कतई नहीं करते। जहाँ लगता है कि समस्याएं थोड़ी जटिल है, थोड़ी कठिन है, तो साई जी को हम पूछ लेते हैं या फिर हम स्वयं बताने बैठ जाते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से हम अपने कामों को, अपने राजनीति को, अपने धार्मिक बातों को भी जो कुछ ऐसा होता है घर से बाहर रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ परिवार की बातें करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए कौशल्या साई जी के लिए। और ये उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो महिलाएं कुछ ना कुछ करना चाहती हैं अपने जीवन में, और अगर आगे आकर के ना कर पाए तो अपने साथ खड़े एक व्यक्ति को जरूर आगे बढ़ाती है। कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे कहीं ना कहीं एक औरत का हाथ होता है और वो औरतें कहीं ना कहीं इसी तरह की नजर आती हैं। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया कीर्ति। और मैं मंच पर अब बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को भी आए और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साई जी का सम्मान करें। हम प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्हें सम्मान प्रदान कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इमर्जिंग जशपुर, और जशपुर में बगिया की बहू हैं कौशल्या साई जी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की धर्म पत्नी है, लेकिन उससे बढ़कर एक महिला है और वो ऐसी सशक्त महिला है जिन्होंने आज बड़ी बेबाकी से बात कही है। बराबरी की जब बात होती है तो ये नहीं देखा जाता कि बड़ा कौन, छोटा कौन, क्षमता किसमें ज्यादा किसमें कम। बस ये है कि मौका और अवसर बढ़िया हो तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, सब कमाल कर जाते हैं। और जब समाज सेवा जुड़ जाए तो फिर विकास और आसान हो जाता है।